नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वंदे विद्यालय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक मानव भूगोल का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे, उसके पश्चात भारत, लोक और अर्थव्यवस्था है उसको भी शुरू किया जाएगा। साथियों, भूगोल दो प्रकार की होती है, एक होती है मानव भूगोल और एक होती है भौतिक भूगोल। आज हम मानव भूगोल के विषय पर चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल क्या होती है। विद्यार्थियों, मानव भूगोल का अर्थ होता है मनुष्य और प्रकृति से निर्मित वातावरण का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना। और मानव भूगोल का जो जनक है वो कहलाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि जर्मनी के विद्वान थे। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण व मानव समाज द्वारा निर्मित वातावरण का सम्मिलित अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन सोसाइटी है उसके द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड एनवायरनमेंट है उसका कंबाइंड अध्ययन करना, कंबाइंड स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव ज्योग्राफी कहलाती है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा? मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल ने यह समझाया कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ह्यूमन सोसाइटी और धरातल यानी कि सरफेस, और सरफेस किसके द्वारा निर्मित है? सरफेस निर्मित है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और इनके दोनों के बीच में जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन करना, कंबाइंड अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। रेटजेल ने संश्लेषण पर अधिक जोर दिया है। मानव भूगोल की जो अगली परिभाषा है वो अमेरिका के एक विद्वान एलन सी सैंपल देते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन है एलन सी सैंपल, जो कि यूएसए के विद्वान है। यानी कि संबंधों की गत्यात्मकता, क्रियाशीलता पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। अब एक विद्वान आते हैं जो कि फ्रांस के हैं और उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास। इनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यानी कि कुल मिला के इनकी जो परिभाषा है वो ये कहना चाहती है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य का जो संबंध है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। और यह परिभाषा दी विडाल डी ला ब्लास ने। साथियों, ये तो हुई इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य आधार भौतिक वातावरण तथा मानव द्वारा निर्मित सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर अंतर संबंध है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े स्तर पर परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जैसे गांव, नगर, घर, रेल, सड़कें, उद्योग, खेत, पत्तन आदि, तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। अब देखते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो विचारधारा है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो है निश्चयवाद। निश्चयवाद को हम नियतिवाद, पर्यावरणवाद के रूप में भी जानते हैं। निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरणवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल वही जर्मनी के विद्वान हैं जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी और मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। निश्चयवाद में होता क्या है? निश्चयवाद में मानव का प्राकृतिकरण किया गया है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव से अधिक शक्तिशाली बनाई गई है और मानव तो प्रकृति के सामने मोम का पुतला मात्र बताया गया है। यानी कि
कुल मिला के फ्रेडरिक रेटजेल कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मोस्ट पोटेंशियल है, और मानव है उसकी प्रकृति के सामने कोई हैसियत नहीं है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंशियल है। प्रकृति से अन्योन्य क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ तथा इसने प्रकृति के आदेशों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। यानी कि मानव प्रकृति का एक प्रकार से दास कहा जा सकता है, जिसने प्रकृति के सारे रूल अपना लिए और उन रूलों के अनुकूल, उन नियमों के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू रूल्स खुद को ढाल लिया। तो कुल मिला के फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है। दूसरी विचारधारा है संभववाद, और संभववाद के प्रवर्तक आते हैं फ्रांस के विद्वान हैं विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास ने, याद कीजिए, परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य अन्योन्य क्रिया है। तो संभववाद विचारधारा के विचारक कौन है? विडाल डी लाप्लास। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि संभववाद शब्द दिया किसने सबसे पहले, तो संभववाद शब्द देने वाले जो व्यक्ति हैं वो विडाल डी लाप्लास नहीं है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फ्रेबे ने किया था, और लुसियन फ्रेबे जो कि फ्रांस के विद्वान थे। संभववाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये एक प्रकार से प्रकृतिवाद या नियतिवाद की विपरीत विचारधारा कह सकते हैं। उसमें मानव का प्राकृतिकरण किया गया था, और इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संभववादी विचारधारा में मानव को प्रकृति के बजाय अधिक शक्तिशाली बताया गया है। ह्यूमन इज मोर पोटेंशियल देन नेचर। मानव प्रकृति में जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है, यानी कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, उसका नियंत्रक है। यह विचारधारा मानती है कि मानव शक्तिशाली है, प्रकृति में जो परिवर्तन करना चाहे वो परिवर्तन कर सकती है। अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद, और नवनिश्चयवाद है उसके प्रवर्तक कहलाते हैं ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर एक प्रकार से यूएसए के विद्वान थे। नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है, इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। नवनिश्चयवाद में पर्यावरण निश्चयवाद व संभववाद के मध्य का मार्ग निकाला गया है। यानी कि जो निश्चयवाद है वो तो प्रकृति को शक्तिशाली बता रहा है, संभववाद मानव को शक्तिशाली बता रहा है, लेकिन नवनिश्चयवाद है वो कहता है कि न तो प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और न ही मानव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति ने मनुष्य को गुलाम बना लिया, और ऐसा भी नहीं है कि मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण पा लिया, या फिर मानव जो चाहे वो परिवर्तन प्रकृति में कर सकता है। तो जो बीच की एक प्रकार से विचारधारा है उसको हम नवनिश्चयवाद कहते हैं। इसको लिखिए, नवनिश्चयवाद में बताया गया है कि न तो प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि मानव को नियंत्रित कर सके, और न ही मानव प्रकृति में कोई बदलाव कर सकता है। इन दोनों के मध्य संतुलन होना आवश्यक है। ये तो मोटा मोटी 3 विचारधाराएं थी, प्रकृतिवाद या नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, जिनके प्रवर्तक भी हमने पढ़े। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक फ्रेडरिक रेटजेल, संभववाद के प्रवर्तक कौन है? विडाल डी लाप्लास, और नवनिश्चयवाद या फिर रुको या जाओ सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर। अब कुछ अन्य विचारधाराएं भी हैं, जैसे मानवतावादी या कल्याणपरक। इस विचारधारा में मानव कल्याण के सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक सुरक्षा आदि। फिर है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन तथा सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ये पूंजीवादी व्यवस्था की विपरीत विचारधारा थी, आमूलवादी या रेडिकल। फिर है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर भी आधारित सामाजिक वर्गों के बोध पर अधिक जोर दिया गया है। इन विचारधाराओं के अलावा मानव भूगोल के कुछ विषय हैं, कुछ शाखाएं हैं, उसको पढ़ लेते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहली शाखा है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी।
फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर है डेमोग्राफिक यानी कि जनसंख्या भूगोल, इकोनॉमिक्स भूगोल यानी कि आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, आवास भूगोल इत्यादि इत्यादि। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमने अभी डिवीजन में बांटा है भूगोल को, उसी के कुछ सब डिवीजन और हैं। जैसे समाजवादी भूगोल है, उसकी शाखाएं व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल यानी कि चिकित्सा ज्योग्राफी। विद्यार्थियों में प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि निम्न में कौन सी सामाजिक भूगोल की शाखा है, उपशाखा है या फिर नहीं है। ओके, इनको ध्यान से लिखना है और इनको एक बार बढ़िया से याद करना है। अगला भूगोल हमने पढ़ा था राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत दो भूगोल आते हैं, एक तो निर्वाचन भूगोल और एक आता है सैन्य भूगोल। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सैन्य भूगोल निम्न में से किस भूगोल के शाखा के अंतर्गत आता है, तो उसका उत्तर होगा राजनीतिक भूगोल। फिर है आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये हम आगे सब पढ़ेंगे। सारे विषय अपने विषय के अंदर शामिल है। मानव भूगोल की विभिन्न अवस्थाएं एवं उपागम, समय के आधार पर इनको बांटा गया है। आरंभिक या उपनिवेशिक युग 1600 से लेकर 1858 तक, इसका उपागम है अन्वेषण यानी रिसर्च और विवरण। उत्तर उपनिवेशिक युग 1858 से 1900 तक आता है, प्रादेशिक विश्लेषण इसका उपागम है। फिर है अंतर युद्ध अवधि यानी 1930 तक का दशक है वो अंतर युद्ध अवधि कहलाता है, क्षेत्रीय विभेदन इसका उपागम है। और 1950 से 1960 के मध्य का काल स्थानीय संगठन इसका उपागम है। और 1970 का दशक ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनता है। 1970 के दशक के अंदर कुछ विचारधाराएं उठी, कुछ सिद्धांत उठे, वो कौन कौन से उठे? तो मानवतावादी, आमूलवादी जो हमने रेडिकल पढ़ा था, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, इन तीनों की उत्पत्ति मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध हुई 1970 के अंदर। पूछ लिया जाए कि मानवतावादी, आमूलवादी या व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ, तो 1970 के अंदर। और 1990 का जो दशक है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कहलाता है। एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। इसका आकलन किया जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है और व्यवहार में तो है ही। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य करता है, अन्योन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। हमने मानव भूगोल का पहला अध्याय पढ़ा और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी जिनको आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नोट्स के अंदर उतार लिया होगा, और आशा करता हूँ आप उसको ढंग से रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।